आप सुन रहे हैं कहानी अनामिका भाग 16। सन 1818 में फ्रेंच एकेडमी ने एक प्रतियोगिता रखी। उस समय इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि प्रकाश एक वेव यानी तरंग है या फिर पार्टिकल। एक प्रभागी ऑक्सटेन फर्नेल का कहना था कि एक वेव है और किसी भी अन्य तरंग की तरह जब भी प्रकाश किसी वस्तु से गुजरता है तो मुड़ जाता है। लेकिन प्रतियोगिता के एक जज पसोन ने इसकी आलोचना की। वो प्रकाश की वेव थ्योरी के खिलाफ थे। वो न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी में यकीन रखते थे और ये दर्शाने के लिए वेव थ्योरी कितनी बेकार है, उन्होंने कहा कि फर्नेल की वेव थ्योरी के अनुसार जब प्रकाश किसी गोल वस्तु से गुजरता है तो उसकी परछाई के बीचों बीच एक चमकीला बिंदु होना चाहिए। इतना चमकीला बिंदु जैसे कि वो वस्तु वहाँ पर हो ही नहीं। पसोन ने कभी इसको साबित करने के लिए कोई प्रयोग नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से ये चमकीले बिंदु की अवधारणा इतनी बकवास थी कि इसे साबित करने की जरूरत ही नहीं थी। ना ही फर्नेल ने कोई प्रयोग किया। एक अन्य जज एग्रो ने ये प्रयोग किया और साबित किया कि गोल वस्तु पूरी परछाई के बीचों बीच एक जगह होती है जो कि पूरी तरह चमकीली होती है। इस जगह को कई बार एग्रो स्पॉट कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ये प्रयोग किया था। कई बार इसे फर्नेल स्पॉट कहा जाता है क्योंकि ये उनकी थ्योरी थी। लेकिन कई बार इसे पसौन स्पॉट कहा जाता है, ये बताने के लिए कि आप हमेशा अपने उपलब्धियों से ही नहीं सीखते बल्कि कई बार अपनी गलतियों से भी सीखते हैं। वो गलती जिसे हमारा नाम मिल जाता है। तुम वैदेही से पहले कभी मिली थी? जय ने पूछा। हाँ, स्नेहा ने जय की आंखों में देखकर कहा। तभी एक छोटी बच्ची कमरे से बाहर आई। मामा, उसने स्नेहा के पास आकर कहा। ये तुम्हारी बेटी है? जय ने प्यार से उसकी ओर देखकर कहा। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा और उसे अपने पास खींच लिया। जय कुछ पल के लिए उसे निहारता रहा। जय, जब स्नेहा ने कहा तो उसका वापस ध्यान आया। तुम वैदेही से कब मिली थी? जय ने पूछा। इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। स्नेहा ने जय को रोकने की कोशिश की। वो हमारे बारे में जानती थी? जय ने स्नेहा को अनसुना करते हुए कहा। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी जय। स्नेहा की आंखें भर आई थी। क्या बताया था तुमने उसे? जय ने थोड़े गुस्से से कहा। सब कुछ। स्नेहा ने फिर से जय की आंखों में देखकर कहा। क्या सब कुछ? वो सिर्फ एक भूल थी, एक गलती जो हम दोनों ने की थी और हम दोनों उसे भूल के आगे बढ़ गए थे। क्या ये सच है? इस बार स्नेहा गुस्से में थी। काश कि ऐसा ही हुआ होता जय। उस बैंक रॉबरी वाले दिन मैं तुमसे दोबारा ना मिलती होती, हमारे बीच वो सब नहीं हुआ होता। स्नेहा रोने लगी थी। तब शायद मैं भी आगे बढ़ जाती। मैं तो आगे बढ़ ही चुकी थी जय। तुमको भुलाकर शादी कर ली थी। जैसे तैसे मेरी जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर एक बार तुम मेरी जिंदगी में आए। तुम भी शादीशुदा थे जय और मैं भी। हम दोनों ने वो गलती की जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो आगे बढ़ गए जय, लेकिन मैं न बढ़ पाई। मैं नहीं बढ़ सकती थी। इस गलती की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। स्नेहा एक पल को रुकी। मैं इतना बड़ा सच अपने पति से नहीं छुपा सकती थी। जय स्नेहा को घूरे जा रहा था। कैसा सच स्नेहा? जय ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। स्नेहा रोने लगी थी। कौन सा सच स्नेहा? जय ने दोबारा पूछा। ये मेरी नहीं, हमारी बेटी है जय। स्नेहा ने उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर कहा। जब मेरे पति को सच्चाई पता चली तो हमारे रोज झगड़े होने लगे। मुझे लगा था कि वो शायद समझेगा, लेकिन वो ये सब कुछ सहन नहीं कर पाया। शराब पीने लगा, मुझसे दूरी बना ली और दूसरी औरतों के पास जाने लगा। मुझे पीटने लगा था। अंत में मेरे लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। मैं उससे अलग हो गई और यहाँ अकेले रहने लगी। दिव्या तुम्हारी शादी पर वैदेही से मिली थी। वो तुम्हारे बारे में जानती थी, लेकिन उसने वैदेही को कुछ नहीं बताया क्योंकि गलती सबसे होती है। तुमसे भी हुई थी। लेकिन जब उसे हमारी दूसरी मुलाकात और फिर मेरी हालत का पता चला तो उसे रहा नहीं गया। उसने वैदेही को सब बता दिया। वैदेही जब मुझसे मिलने आई तब मैं प्रेग्नेंट थी। वो चाहती थी कि तुम्हें सब कुछ बता दे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो। वो तुमसे फिर भी प्यार करती थी जय। उसने कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचा, मुझसे कभी नफरत नहीं की। जया को वो अपनी बेटी ही मानती थी। ये नाम भी उसी ने दिया था।
कई बार मुझसे कहा था, शायद मैं ही तुम्हारे बीच में हूँ। मैं उसे डांट देती थी। जय तुमसे प्यार करता है, मैं तो बस उसकी गलती हूँ। जय किसी मूर्ति की तरह बैठा सब कुछ सुन रहा था। सही गलत अच्छे बुरे का कोई निर्णय करना अब उसके लिए संभव नहीं था। स्नेहा उसे अपनी कहानी सुना रही थी, जिसमें उसका कोई किरदार ही नहीं था। जब वो मुझसे अंतिम बार मिली तो बहुत ही शांत थी, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जिसकी उसे कब से तलाश थी। मुझसे कहा था, इस एनिवर्सरी पर तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाली है। मैंने पूछा क्या? तो बोली सरप्राइज है। स्नेहा जैसे खुद से ही बातें कर रही थी। उस दिन जब मैं होटल पहुंची और वैदेही की लाश देखी तो तुम सोच नहीं सकते जय कि मुझ पर क्या बीती थी। यही वो तोहफा था जो वो तुम्हें देना चाहती थी। वो पागल हमारे बीच से हट चुकी थी। वो अपना फैसला कर चुकी थी। जय, उस दिन मैंने तुम्हें इसीलिए ही गिरफ्तार किया था, लेकिन तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें ये सब बता सकूं। शायद मेरे लिए, हमारे लिए यही सजा है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकती। स्नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जयपुर के एक थाने के लॉकअप में एक शख्स कैद था जो उस जुर्म की सजा पा रहा था जो उसने किया भी नहीं था। तेजपाल को अपनी पत्नी की दहेज प्रताड़ना और फिर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए सजा मिली थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो नींद से जागा। उसे अब किसी के आने की उम्मीद भी नहीं थी। अमीर के मिलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गरीब की खैर पूछने वाला कोई नहीं होता। वो या तो मजदूर होता है या फिर वोट। जब तक वो इन दोनों में से एक भी होता है उसका महत्व है, वरना वो किसी काम का नहीं। लॉकअप में कैद तेजपाल इनमें से एक भी न था। तुमसे कोई मिलने आया है, हवलदार ने सेल का दरवाजा एक बार फिर से खटखटा कर कहा। तेजपाल खड़ा हो गया। उसके सामने उसकी वकील नित्या एक और शख्स के साथ खड़ी थी। ये विनय था। वकील साहिबा, आप? तेजपाल ने उसे असहाय सा देखकर कहा। तुमसे कुछ बात करनी है, नित्या ने विनय को देखकर उसे कहा। वो कई सालों से उन लोगों के यहाँ काम कर रही थी। नित्या के पूछने पर तेजपाल अपनी पत्नी माधवी के बारे में बता रहा था। बहुत साल पहले ही हम लोग उदयपुर से यहाँ आ गए थे। तब वे लोग भी नए नए ही अहमदाबाद से आए थे। मेरा एक दोस्त उनके यहाँ ड्राइवर था। उसी ने बताया कि उन्हें नौकरानी की जरूरत है। मियाँ बीवी दोनों कामकाजी थे और घर में एक छोटी बच्ची थी। मैंने अपनी बीवी की बात करवाई तो उन्हें जम गई। माधवी बहुत शांत और समझदार औरत थी। तेजपाल ने अपने आंसू पोंछकर कहा। वो हमेशा सारा काम टाइम पर करती थी। उनकी बच्ची से भी बहुत घुल मिल गई थी। हमारी कोई औलाद नहीं थी तो वो उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती थी। मेरे से भी कई बार उसके बारे में बात करती थी। तेजपाल एक पल के लिए रुका। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वो घर आई तो बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने पूछा तो कुछ बताया नहीं, बस बोली कि मालिक ने डांटा है। ये सब तो चलता रहता है तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन बाद रोते हुए घर आई। बोली उस पर चोरी का इल्जाम लगाया है, नौकरी से निकाल दिया। मैं सन्न रह गया। मेरी नौकरी पहले ही छूट चुकी थी। घर उसके पैसों से ही चल रहा था। मैंने कहा कि मैं चलकर बात करता हूँ तो उसने मना कर दिया। बोली इतने साल काम किया है और इतनी बेइज्जती करके निकाल दिया। अब वापस नहीं जाना वहाँ पर। वो इधर उधर झाड़ू पोछे का काम करने लगी। मैंने भी नौकरी के लिए हाथ पैर मारने चालू कर दिए। तेजपाल ने नित्या और विनय को देखा। वो दोनों उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। एक दिन घर लौटा तो देखा कि माधवी ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। मुझे समझ नहीं आया उसने ऐसा क्यों किया। ये दुख भी कम नहीं था। उसके मरे कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन पुलिस वाले मेरे घर पर आए। बोले कि मैंने उसे दहेज के लिए परेशान किया है। मेरे ससुराल वालों ने केस किया है। उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है मैडम, तेजपाल ने कहा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये उन लोगों ने ही करवाया है। माधवी की एक महीने की पगार बाकी थी। एक दिन पहले ही उसने बोला था कि कल लेने जाऊंगी। जरूर उसके साथ कुछ बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली, तेजपाल ने रोते हुए कहा। सुबह का वक्त था। जय अपने घर में अकेला बैठा था। कल जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। स्नेहा की हर बात उसके लिए किसी कहानी की तरह थी।
उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि वैदेही ने उससे इतना सब कुछ छुपाया था। माना कि उसकी गलती थी, लेकिन क्या वो उसका इतना विश्वास भी ना जीत पाया था कि वो उसे सब सच बता सकती। लेकिन गलती तो उसकी भी थी, उसने भी तो वैदेही से सच छिपाया था। वो जैसे इतना प्यार करती थी, फिर भी उसने उसे धोखा दिया था। कैसे सहा होगा उसने ये सब कुछ? कैसे वो इतना सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनी रही? और कैसे उसने इतना बड़ा फैसला ले लिया, जय को छोड़कर जाने का फैसला? कैसे उसने मान लिया कि वो उसके फैसले को स्वीकार कर लेगा, उसके जाने के बाद स्नेहा को अपना लेगा? यही सब सोचकर जय की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक गिलास में ड्रिंक लेकर बैठा था, जैसे वो अपना सारा दर्द इसमें घोलकर पी जाना चाहता था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जय ने खुद को व्यवस्थित किया, जाकर दरवाजा खोला। सामने उसके कॉलेज का दोस्त अंतस था। कैसे हो दोस्त? अंतस ने जय का मुआयना करते हुए पूछा। उसकी हालत उसकी पूरी स्थिति बयां कर रही थी। अस्त व्यस्त बाल, बिखरे हुए कपड़े, सूजी हुई बड़ी लाल आंखें। अंतस उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही अंदर आ गया। दिव्या ने मुझे बताया सब कुछ, अंतस ने गिलास उठाते हुए कहा। दोनों दोस्त एक टी टेबल के आसपास बैठे थे। इससे पहले कि जय उससे कुछ कहता, अंतस ने ही कहकर उसकी मुश्किल हल कर दी। जय ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस निराशा से अंतस को देखता रहा। दिव्या नहीं चाहती थी इस मुश्किल वक्त में मेरा दोस्त अकेला रहे। अंतस ने जय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम स्नेहा से मिले? अंतस ने पूछा। हाँ, कल ही मिला था। वो भी बहुत परेशान है। उसे लगता है कि वैदेही ने उसकी वजह से आत्महत्या की है, जय ने जवाब दिया। और तुम्हें क्या लगता है? अंतस ने जय की आंखों में देखकर पूछा, जैसे वहीं से जवाब पढ़ लेगा। मैंने उसे धोखा दिया था, वो चाहकर भी मुझे सच नहीं बता सकी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी और इस सब से मुक्ति चाहती थी, मुझसे दूर जाना चाहती थी। हकीकत यही है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। जय की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अंतस खामोश था, उसको देख रहा था। वो चाहता था कि उसका सारा दर्द बाहर आ जाए। मैं सब कुछ जानते हुए भी अनजान था। एक साइकोलॉजिस्ट होकर भी मैं अपनी ही पत्नी की हालत नहीं समझ सका, तो ये मेरी ही गलती है। नहीं जय, ऐसा नहीं है, अंतस ने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा। माना तुम्हारी गलती है, तुमने वैदेही के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन तुमसे भी सच छुपाया गया। स्नेहा ने तुम्हें कभी हकीकत नहीं बताई, दिव्या ने भी कभी कुछ नहीं बताया, और खुद वैदेही तुम्हें सच नहीं बता सकी। अंतस एक पल के लिए रुका। तुमने सही कहा जय, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हम लोगों के दिमाग को समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी के दिल में क्या है, ये तो हम भी नहीं जान सकते हैं। हमें भी भरोसा करना होता है। अगर वैदेही ने अपने अतीत के बारे में तुमसे जरा भी कुछ कहा होता, तो शायद आज परिस्थितियां दूसरी होती। तुम शायद उसका बेहतर ध्यान रख सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये जानते हुए भी कि वो मानसिक रूप से अस्थिर है, उसने इतना बड़ा निर्णय ले लिया। जय अंतस की बात समझने की कोशिश कर रहा था। खुद को इस सब के लिए दोषी मत मानो जय, तुमने गुनाह जरूर किया है, लेकिन उसके लिए ये सजा बहुत बड़ी है। अंतस ने जय की आंखों में देखा। तुम्हें लगता है कि वैदेही ने ये करके कोई त्याग किया है, लेकिन क्या ये सच है? क्या तुम ये चाहते थे? क्या स्नेहा ये चाहती थी? नहीं जय, कोई भी ये नहीं चाहता था। मुझे ये कहते हुए बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। ये एक मनोवैज्ञानिक के मरीज द्वारा लिया गया गलत निर्णय था। भाग 17। जय और विनय हॉस्पिटल में थे। जय के कहने पर विनय और नित्या माधवी के पति तेजपाल से मिलने गए, और उसने जो कहा था उससे स्पष्ट हो गया था कि माधवी के साथ कुछ बेहद गलत हुआ था, जिसका असर अनामिका पर भी पड़ा था। लेकिन उसका सच जानने के लिए जय का अनामिका को ठीक करना जरूरी था, और इसके लिए उसने नित्या को एक काम करने के लिए कहा था। एक बार फिर से जय और विनय अनामिका के कमरे में थे। उसकी हालत में ज्यादा सुधार नहीं था, वो कुछ बड़बड़ा रही थी। अनामिका, जय ने अनामिका के पास जाकर कहा। इस बार उसकी आवाज में दर्द की बजाय कठोरता थी। वो अब यहाँ किसी सवाल का जवाब जानने नहीं आया था, बल्कि अपने एक मरीज का इलाज करने आया था। विनय ने जय को देखा।
आज उसके चेहरे का रंग अलग था। ये पुराना जय था। माधवी, जय ने अनामिका के पास जाकर कहा,